नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद संजीव पर। और मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम था। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाने का क्या कारण था। आखिर इसे लाया क्यों गया। अभी तो 5 साल पहले ही आया था चार्टर अधिनियम 1853 में। तो इन 5 साल के बाद ही ये अधिनियम लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर क्या कारण थे इसके। तो इसका सबसे प्रमुख कारण जो था वो था भारत स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि भारत में जो पहले स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। और ये बहुत ही फेमस हुआ था। यदि हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो लगभग 1 घंटे का वीडियोज़ बनाना पड़ेगा मुझे, बहुत ही बड़ा। और चूँकि ये टॉपिक भी भारत के आधुनिक इतिहास का है, तो जब हम भारत के आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में। आज इतना हम जानते हैं कि ये 1858 का भारत शासन जो अधिनियम लाया गया, इसका मुख्य कारण था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है। इसमें बहुत ही बड़ा आंदोलन किया गया था भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो इनसे तंग आकर के ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ईस्ट इंडिया कंपनी की रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत आचरण और उनके व्यवहार के चलते भारतीय असंतुष्ट हो गए थे, और इसीलिए ये आंदोलन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने 1858 का भारत शासन अधिनियम लाने की सोचा। चलिए अब जानते हैं इनके उद्देश्य क्या थे। तो इन अधिनियम का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाए। मैंने पहले भी बताया था कि कई बार सरकार ने ये कोशिश की थी, चूँकि यदि पहले से यदि नहीं ब्रिटिश सरकार का ये प्लान होता कि कंपनी के शासन को समाप्त करना है, तो फिर 1853 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि हर एक चार्टर अधिनियम में कंपनी के शासन को 20-20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1853 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के शासन को आगे बढ़ाया, लेकिन निश्चित सीमा नहीं दी गई उसको कि कितने वर्षों के लिए, 20 साल के लिए या 5 साल के लिए या 40 वर्षों के लिए, ऐसी कोई सीमा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के मन में तो ये बात पहले से थी कि कंपनी के शासन को समाप्त किया जाएगा। और ये 1857 के विद्रोह होने के बाद ये कंपनी को समाप्त करने का अच्छा मौका भी मिला। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये उद्देश्य रख लिया कि भारत के कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, इसके शासन को समाप्त करना है, और यही मुख्य उद्देश्य भी था। ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से बात को शामिल किया गया। तो पहली विशेषताएं, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके अधीन शासन शुरू कर दिया गया। यानी भारत में अब कंपनी का शासन समाप्त करके इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके अधीन कंपनी का शासन चला गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा था, 1858 तक। और फिर 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक किसका शासन हुआ, ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटेन की सरकार का डायरेक्ट शासन शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है। दूसरी बिंदु को देखते हैं कि जो गवर्नर, अब देखिए कंपनी के शासन को चूँकि समाप्त कर दिया भारत में, अब कंपनी का शासन ही नहीं रहा, तो इसके ऊपर जो नियंत्रण रखने के लिए, इसके सुपरविजन के लिए जो 2 निकाय थी, 2 संस्था बनाई गई थी, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वायसराय की भी ज़रूरत नहीं है, गवर्नर जनरल की भी ज़रूरत नहीं है। तो बोला जब अब कंपनी का शासन ही नहीं रहा भारत में, तो गवर्नर जनरल का पद भी नहीं रहेगा। तो गवर्नर जनरल के पद को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और एक नया पद लाया गया, उसका नाम था वायसराय। ठीक है। यानी कि गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया गया, एक नया पद दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के शासन को हटा के जब ब्रिटेन की महारानी का शासन चालू हुआ, तो उसी तरह गवर्नर जनरल को हटा करके यहाँ पे वायसराय का पद चालू कर दिया गया। ठीक है। और हम आपको बता दें कि पहले वो खुशनसीब कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये वो व्यक्ति हैं जो भारत का पहला वायसराय बना है। चूँकि लॉर्ड कैनिंग पहले से ही कौन थे, गवर्नर जनरल थे। अब गवर्नर जनरल का जब पद खत्म हो गया, तो इसी को क्या किया, वायसराय बना दिया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। और यदि पहले वायसराय की बात की जाए, तो पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
अब जब गवर्नर जनरल नहीं रहे तो इसके ऊपर नियंत्रण के लिए, इसके सुपरविज़न के लिए जो दो संस्था बनाई गई थी, एक नियंत्रण बोर्ड, दूसरा निदेशक मंडल, इसकी भी क्या ज़रूरत है? जब गवर्नर जनरल ही नहीं रहेगा तो इसके नियंत्रण के लिए जो दो संस्था बनाई गई थी, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इनकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जब गवर्नर जनरल समाप्त हुआ तो इसके जगह कौन आया? वायसराय। तो अब वायसराय को भी तो नियंत्रित करने वाला कोई होना चाहिए। जैसे गवर्नर जनरल को ये दोनों संस्थाएं नियंत्रित करती थी, कौन कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दोनों इसको नियंत्रण कर में रखता था। उसी तरह वायसराय जब हमारे यहाँ अब शासन करेगा, यहाँ पे भारत में रहेगा, तो इसको नियंत्रण करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया, उसे कहते थे भारत के सचिव। और ये भारत के सचिव थे, वो अकेले नियंत्रण नहीं करते थे वायसराय के ऊपर। इसकी सहायता के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक परिषद बनाई गई थी, जिसमें 15 लोग रहते थे। इनका काम क्या था? हेल्प करना। किसकी हेल्प करना? भारत के सचिव की। ये 15 सदस्यीय समिति जो है, जो इसे परिषद जो कहते हैं, ये भारत के सचिव की सहायता करते थे। इसका काम था हेल्प करना। और ये दोनों मिल करके, जो भारत के सचिव थे और जो ये परिषद, ये दोनों मिल करके वायसराय के ऊपर नियंत्रण रखता था। ठीक है। चूँकि ये वायसराय कहाँ रहते थे? ये तो भारत में रहते थे, लेकिन ये भारत के सचिव और ये परिषद, ये दोनों इंग्लैंड में बैठते थे। क्यों इंग्लैंड में बैठते थे? अगले पॉइंट में देखते हैं हम। देखिए, चौथे पॉइंट में ये जो सचिव हुआ करता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ये भारतीय नहीं होता था। नाम है भारत सचिव, लेकिन ये ब्रिटेन में रहता था क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है। और इस सचिव को और इनके परिषद के जो 15 सदस्य थे, इनको जो सैलरी मिलता था, इनका जो वेतन होता था, वो ब्रिटेन की सरकार नहीं देती थी। उसे कहाँ से दिया जाता था? भारतीय कोष से, यानी कि हमारे यहाँ के पैसे से वो रहेगा इंग्लैंड में, और सैलरी कहाँ से दिया जाएगा? भारत के कोष से, यानी नुकसान हम लोगों का है ना। दूसरी बात, ये जो सचिव थे, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वायसराय हैं, वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी था? ये कुछ भी होगा, इसको रिपोर्ट देना पड़ता था भारत के सचिव को। और ये जो भारत के सचिव थे, ये ब्रिटेन की संसद को अपना रिपोर्ट देता था, जो भी जवाबदेही था उनके प्रति था। यानी कि भारत के सचिव जो होते थे, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है। चलिए, तो ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद अब नया जो अधिनियम आता है, वो आता है 1861 का, और वो था भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भारत परिषद अधिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो वायसराय थे, उसकी सहायता के लिए जो परिषद थी यहाँ पे, उसको अधिकार दिया गया, उसको शक्ति दी गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारतीयों में, एक मिनट, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था, उसको दबाना है। लोग संतुष्ट नहीं हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म किया, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया, इसके बावजूद भी भारतीय लोग खुश नहीं थे। खुश कैसे रहेंगे? वो भी तो अंग्रेज ही थे, शासन किसी का भी रहे। तो इन लोगों को असंतोष जो था, जो आक्रोशित थे भारतीय, इसको दबाने के लिए सोचा एक सशक्त कानून बनाया जाए। मेन उद्देश्य यही था ये अधिनियम लाने का। चलिए अब देखते हैं कि कानून कैसे बनाया गया, क्या विशेषताएं थी इस अधिनियम की। पहली विशेषताएं थी कि जो भारत के वायसराय थे, उसकी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया गया। अब हम आपको बताए थे, जब गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होती थी, उसमें 4 सदस्य होते थे। वही परिषद वायसराय की सहायता के लिए भी था, तो उसमें जो 4 सदस्य थे, इसको बढ़ा करके 5 कर दिया गया। और जो 5वां सदस्य जो होगा, वो स्पेशली विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। ये ज़रूरी था कि जो 5वां सदस्य होगा, वो अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? विधि विशेषज्ञ, मतलब कानून की जानकारी उसे होनी चाहिए, अच्छी जानकारी। दूसरी विशेषताएं क्या थी? कानून के निर्माण के लिए वायसराय की परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य होनी चाहिए। ये तय कर दिया गया कि जो कानून बनाने वाली परिषद होगी, अभी देखिए मैंने बताया ये 4 सदस्य थे जो 5 कर दिया है, ये तो कार्यकारिणी परिषद थी। अभी वायसराय के साथ एक और परिषद थी, विधायी परिषद, जिसका काम था कानून बनाना, है ना। तो उस विधायी परिषद में
मिनिमम 6 सदस्य होना ज़रूरी था और मैक्सिमम 12। बोलता है इन अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया, यानी वायसराय जो थे इन अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था और इस सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। जो सदस्यों की नियुक्ति वायसराय करेगा उसका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा, 2 वर्ष से ज़्यादा तक वो कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो गया। कहने का मतलब अब जो कानून बनेगा उसमें भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल करने का अधिकार दे दिया गया वायसराय को, कि अब आप चाहें तो अपने विधान परिषद में भारतीयों को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बाध्यकारी है कि वायसराय को चुनना ही पड़ेगा, भारतीय लोग को लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। मतलब उसे ये अधिकार दिया गया कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया आपकी है, विधायी परिषद जो है, उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जब ये अधिकार वायसराय को मिला तो उसमें वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ये मौका गंवाया नहीं। उन्होंने क्या किया, विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में 3 लोगों को चुना भारत के। पहला तो बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव। इन तीनों को मनोनीत किया गया, कहाँ, विधान परिषद में। ठीक है, क्योंकि वायसराय को तो यह शक्ति दे दिया गया कि अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें भारतीयों को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये जब मौका मिला तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने 1862 में, देखिए 1861 में ये पावर मिला उसको, और जस्ट 1 साल बाद 1862 में ही उन्होंने क्या किया, विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल कर दिया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को मनोनीत किया गया। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथी विशेषताएं क्या थी कि बम्बई एवं मद्रास के प्रांतों को पुनः अधिकार दिया गया कि वो अब विधि बना सके और निर्माण कर सके, उसका संशोधन कर सके। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी ये अधिकार दे दिया कि अब बम्बई भी और मद्रास, ये दोनों अपने प्रांतों में पुनः मतलब अधिकार दिया गया कि कानून और संशोधन का अधिकार दे दिया गया। वो चाहे तो खुद अपना कानून बना सकता है और उसमें संशोधन कर सकता है। हालांकि हम लोगों ने 1833 के अधिनियम में पढ़ा था कि ये अधिकार उनसे छीन लिया गया था। बम्बई में और मद्रास में भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, पूरे भारत पे वही कानून बनाता था और उसकी जो परिषद थी दोनों मिल कर के। लेकिन ये अधिकार फिर से दे दिया गया बम्बई और मद्रास के प्रांत को। ठीक है, नेक्स्ट, वायसराय को एक और अधिकार दिया गया कि वो विधान परिषद की स्थापना चाहे तो प्रांतों में कर सकती है। मतलब जो भी छोटे मोटे प्रांत हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन, वहाँ पे यदि वायसराय चाहे तो विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया। तो जब ऐसा अधिकार वायसराय को दिया गया तो वायसराय भी अधिकार को अपने शक्ति का प्रयोग करने से कहाँ चूकते हैं। तो वायसराय ने क्या किया, बंगाल में, पंजाब में, उत्तर पश्चिम सीमा के क्षेत्रों में नई विधान परिषद का गठन किया। ठीक है, वायसराय ने जब ये अधिकार मिला वायसराय को तो कई जगह विधान परिषद का गठन भी किया गया, जैसे बंगाल में, पंजाब में, उत्तर पश्चिम सीमांत में, यानी कि बोल सकते हैं आगरा के साइड में, इन सब जगहों में नई विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में एक सिस्टम चलाया गया था, पोर्टफोलियो प्रणाली बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको भी मान्यता प्रदान कर दी गई। मतलब जो लॉर्ड कैनिंग पहले से ही 1859 से ही पोर्टफोलियो सिस्टम को चला रहा था, इसको भी इस अधिनियम के द्वारा सरकारी मान्यता दे दी गई। ब्रिटेन की संसद के तरफ से ये इसको वेरिफिकेशन कर लिया गया और इसको एक मान्यताएं दे दी गई कि अब ठीक है, आप पोर्टफोलियो प्रणाली सिस्टम के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब सब आपको देखिए समझ में नहीं आया होगा कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है कि हर एक विभाग को अलग अलग कर दिया गया और हर एक विभाग के एक एक इंचार्ज बना दिया गया, प्रभारी। ठीक है, जो उसकी देखरेख करता है। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है कि आप देख लीजिए, हमारे संसद में अलग अलग मंत्री बैठते हैं और हर एक विभाग को क्या है, एक एक इंचार्ज दिया गया। विदेश मंत्री अपने मंत्रालय को देखेगा, गृह मंत्री अपने मंत्रालय को देखेगा,
तो इस तरह से जैसे अलग अलग विभाग के लिए एक एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया है, तो उसी तरह से लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ, एक एक इंचार्ज हर एक विभाग में दे दिया गया। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपातकाल में वायसराय को ये शक्ति दे दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और वो भी कैसे, परिषद की संस्तुति के बिना। इसका मतलब क्या है कि यदि आपातकाल की स्थिति होती है देश में, तो वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वो अपने परिषद की सहमति के बिना, यदि परिषद ना चाहे तो भी क्या कर सकता है, वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, कभी भी आपात की स्थिति होती है, यदि परिषद नहीं भी बोले फिर भी वायसराय को यह शक्ति था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब एक कानून बना सकता है, एक आदेश जारी कर सकता है। लेकिन ये आदेश जो होगा सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि सब दिन वायसराय का आदेश जो है हमेशा चलते रहेगा, 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होगी। जैसे अभी भी देखते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है हमारे यहाँ, तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। और यदि 6 महीने के बाद चालू रखना है तो संसद के द्वारा इसके ऊपर बिल पास करना पड़ता है ना। तो ये था हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और अब हम लोग पढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इससे पहले छोटे मोटे और भी 2 अधिनियम आए थे। 1873 में भी आया था, बहुत ही वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें चूँकि सिर्फ 2 ही बातें लिखी गई है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटेन की सरकार का शासन शुरू कर दिया गया। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ा चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं अभी 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के बारे में। ठीक है, हालांकि पढ़ना हमको क्या है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले एक छोटा सा अधिनियम है, इसको जान लेते हैं। इसलिए मैंने स्टार दे करके छोटा सा पॉइंट एक बना के लिखा है। अब देखिए, जैसा कि अधिनियम के नाम से ही पता है, शाही उपाधि अधिनियम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसमें 2 विशेषताएं लिखी गई कि जो वायसराय थे हमारे यहाँ, गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके जो वायसराय का पद बनाया गया था, तो इसकी जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी, मतलब इसकी सहायता के लिए जो परिषद होती थी, इनमें सदस्यों की संख्या जो 5 था, इसको 6 कर दिया गया, एक सदस्य बढ़ा दिया गया। पहले 4 था, 4 से 5 कर दिया गया। मैंने बताया था ना, 5वां सदस्य जो है वो कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। अब उस 5 में से एक और बढ़ा करके सदस्यों की संख्या 6 कर दिया गया। दूसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी बुक में नहीं भी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो महारानी विक्टोरिया थी, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। भारत की, जैसे ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन भारत की भी महारानी एक तरह कह सकते हैं, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई 28 अप्रैल 1876 को। बस ये 2 पॉइंट ही था इस अधिनियम में, इसीलिए इस अधिनियम को मैंने अलग से नहीं पढ़ाया आपको, ये इसी में जोड़ करके पढ़ा दिया, 1876 का शाही अधिनियम। बस इन 2 पॉइंटों को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन अधिनियम, जो कि है 1892 का अधिनियम। जानते हैं इसके क्या कारण थे। देखिए 1892, एक मिनट, हाँ, देखिए 1892 के अधिनियम को पढ़ने से पहले बताएं कि इसका मेन कारण क्या था। जो 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, ठीक है, ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में जो लोग असंतोष है, जो उग्र हो गया है, जो आंदोलन करने लगा है, इसको शांत करना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, ये असफल हो गया। दूसरा क्या कारण था, भारतीय लोग 1861 के अधिनियम से असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे उससे। ठीक है, और क्या था, तीसरा कारण क्या था कि भारतीय लोग जो थे, इसमें राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता का विकास हो गया था। मतलब राजनीति थोड़ा सीख लिया था भारतीय लोग, अपने राष्ट्र के बारे में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, मतलब राष्ट्र की भावनाओं को समझने लगे थे थोड़ा थोड़ा। तो ये भी एक कारण था। चौथा और सबसे प्रमुख कारण, इसलिए मैंने देखिए इसके रेड पेन से इसे घेर के रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में। ये सबसे बड़ा कारण था। क्यों कारण था, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ मांगे
अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इन्होंने ब्रिटेन की सरकार से बहुत सारी मांगें करने लगी। क्या मांगे थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। अब यहाँ से लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? इंग्लैंड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की कि ये जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं ये ब्रिटेन में ना हो करके हमारे देश भारत में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? इन्होंने कई सारी मांगें की थी कि जो सैन्य खर्च है, जो सेना के ऊपर खर्च किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, क्योंकि ये पैसे की बर्बादी है। हमारे देश का पैसा है, उसको सबसे ज़्यादा सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि वो जनता की भलाई के लिए भी खर्च किया जा सकता है। तो ये मांगें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। इसके बाद जो कानून बनाता है विधान परिषद, इसमें हमारे भारतीय लोगों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए, उससे पूछा जाए कानून किस तरह का बनना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी मांगें करने लगी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिससे कि ब्रिटेन की संसद में मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो ये मेन कारण ये भी था कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम को लाना पड़ा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए अधिनियम तो आ गया, अब जानना पड़ेगा ना इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहले, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त, यानी कि जिसको गैर सरकारी बोलते थे हम लोग, जो भारतीय होते थे, भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, चूँकि ये मांग कर भी रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जितनी मांगें की, सारी मांगें पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ा ताकि भारतीय लोग थोड़ा खुश हो जाए, जो असंतुष्ट हो गए हैं, जो आंदोलन करने पे उतारू हो गए हैं, वो थोड़ा खुश हो जाए। तो छोटे मोटे कार्य किए गए। तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, इनमें गैर सरकारी जो सदस्य होते थे, अर्थात जो भारतीय सदस्य होते थे, इनकी संख्या को बढ़ा दी गई। यानी कि टोटल जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 2/5, यानी कि 5 में से 2 सदस्य भारतीय होंगे। तो फिर भी देखिए बहुमत तो अंग्रेज़ों का ही है। यदि 5 में से 2 भारतीय हैं, इसका मतलब 3 कौन है? अंग्रेज़। तो बहुमत तो अंग्रेज़ों का ही रहा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। दूसरा बिंदु क्या है कि जो विधायी परिषद थे, इसके कार्यों में वृद्धि कर दिया गया। विधायी परिषद जो थी उसका क्या काम था? कानून बनाना। लेकिन अभी इसके काम को और बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया कि बोला कि अब जो बजट है, उस बजट पे भी बहस करने का अधिकार विधान परिषद को दिया गया। और दूसरा कि जो कार्यपालिका है, उसके प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार दिया गया। यानी कार्यपालिका जो भी प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देना है किसको? विधान परिषद को। तो ये 2 काम और बढ़ा दिया गया। तीसरा, देखिए तीसरी विशेषताएं क्या थी? जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीय, क्योंकि भारतीय सदस्य को सरकारी सदस्य नहीं मानते थे वो लोग, गैर सरकारी सदस्य, उनकी बातों को भी नहीं मानते थे। वो तो सिर्फ नाम मात्र का शामिल कर लिया गया था विधान परिषद में, ताकि भारत के लोग देखें तो उसको लगे कि जो भी कानून बन रहा है अब वो भारतीय लोगों की मदद से बन रहा है, भारतीय लोगों से भी पूछा जा रहा है। जबकि इनकी बातें नहीं चलती थी वहाँ। क्यों नहीं चलती थी? क्योंकि अभी भी बहुमत किन का था? अंग्रेज़ों का। हमारा तो सिर्फ 2/5 भाग था। तो इसकी गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती थी, इसके बारे में प्रावधान किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, ये केंद्रीय विधान परिषद, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति वायसराय करेगा, जो यहाँ वायसराय होता था। और जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद मतलब जो मद्रास का है विधान परिषद या जो बम्बई में है, तो उन सब प्रांतियों का जो विधान परिषद है, वहाँ पे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, जो भारतीय होंगे, उनको कौन चुनेगा? उनको गवर्नर चुनेगा। गवर्नर मतलब जो मद्रास मद्रास, बम्बई, ये सब जो प्रांत थे छोटे मोटे, हर प्रांतों से जो गवर्नर होते थे, उनका काम था कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करे, चुने उसको। ऐसा नहीं कि जनता के द्वारा चुना जाता था, उस समय भी मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो ये प्रक्रिया अपनाया गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों 1892 के अधिनियम तक, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और भी बचे हैं 1919 का अधिनियम, 1935 का, 1947 का, तो 3-4 अधिनियम और बचे हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा अधिनियम। इस तरह धीरे धीरे पॉलिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।